लुसेंट सामान्य विज्ञान का जो बुक है, इसी के जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने 300 तक पढ़ लिया था और इसमें टोटल है लगभग 875। तो 300 से आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा बताइएगा लोग कि सॉलिड वेस्ट को अन्य किस नाम से और जाना जाता है? सॉलिड वेस्ट को स्लज नाम से जाना जाता है। स्लज कहने का मतलब है सॉलिड वेस्ट, यानी कि सॉलिड मतलब ठोस, वेस्ट माने कचरा। तो ठोस कचरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्लज नाम से, ठीक है। आजकल जो है स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जो है बिहार सरकार और भारत सरकार द्वारा प्रत्येक नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों या नगर निकायों में ठोस 2-2 बाल्टी बांटा जा रहा है कि आप ठोस कचरा को अलग रखिएगा और गीला कचरा को अलग रखिएगा। यानी कि सॉलिड वेस्ट को हम लोग स्लज कहते हैं और उसी को ठोस कचरा कहते हैं। कैसा? नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा लोग। पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील कौन है? उभयचर है। यह जो है पर्यावरण में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो उसके प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा इसी पर प्रभाव पड़ेगा। किस पर? उभयचर पर। और उभयचर जैसे कि मेढक वगैरह, मेढक उभयचर होता है, ठीक है। अर्थात उभयचर का मतलब ये होता है कि जो पानी में भी रहे और शुक्ला पर भी रहे। बहुत अच्छा, गीले में रही चाहे शुक्ला पर रही, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पर बताइएगा लोग। मानक जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रोटोजोआ एक कोषीय जीव है कि बहुकोषीय जीव है? प्रोटोजोआ जो है एक कोषीय जीव है, यूनिसेलुलर है, उसी दिन हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, अमीबा क्या है? ये भी प्रोटोजोआ का ही उदाहरण है। अच्छा, जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? निडेरिया का। जेलीफिश जो है वह निडेरिया का एक उदाहरण है। अच्छा, कौन सा वह जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है, ब्लड नहीं होगा, किंतु वे सांस लेते हैं? जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा में जो है खून नहीं होता है लेकिन वो सांस लेता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि कौन सा जीव मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो एनिलिडा। एनिलिडा जो है वह मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। अर्थात मुकुलन द्वारा कौन कौन प्रजनन करेंगे? तो उसमें हो जाएगा हाइड्रा, और यही वह हाइड्रा है जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेता है। तो हाइड्रा, स्पंज और मूंगा, मूंगे की चट्टान, तो ये जो है स्पंज, हाइड्रा और मूंगा, इसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होगा। प्रजनन का मतलब क्या हो गया? माने रिप्रोडक्शन, अब नई बच्चा उच्चा पैदा करना, ठीक है। तो मूंगा, हाइड्रा और स्पंज में किसके द्वारा प्रजनन होगा? मुकुलन के द्वारा। और हाइड्रा में ऐसा जीव है जिसमें खून नहीं होता है लेकिन सांस लेता है। लेकिन यही अगर पूछा जाए कि किसमें जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं होगा, तो एनिलिडा में, ठीक है। अच्छा, तितली, तिलचट्टा और मच्छर और मकड़ी, इसमें कौन कीट नहीं है? मकड़ी नहीं है। मकड़ी इसलिए कीट नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है? 6 से ज्यादा पैर होते हैं। तो तितली, तिलचट्टा और मच्छर में 6 पैर होते हैं, उसी को कीट कहा जाता है जिसके 6 फुट हो, चले हो। अच्छा, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? तो कीटों के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फेरोमोन्स जो है सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? वातक तंत्र से। बहुत बढ़िया, अधिकांश कीट जो हैं वह सांस लेते हैं वातक तंत्र से। मकड़ियां किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। मकड़ी जो है ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है, और वहीं जेलीफिश जो है निडेरिया के अंतर्गत आता है। मकड़िया प्राणी वर्गीकरण किस वर्ग में आती हैं? तो एरेक्निड्स में, ठीक है। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? 4 जोड़ी आंखें होती है, यानी कि टोटल मकड़ी में आंखों की संख्या 8 हो गया, ठीक है। घोंघा किस संघ से है? मोलास्का। घोंघा जो है मोलास्का संघ से है। और केकड़े जो है वो ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत केकड़ा और मकड़ी हो गया, और घोंघा मोलास्का हो गया।
और केकड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेलेकोस्टेटा। पढ़े थे उस दिन हम लोग। केकड़े को कहा जाता है मेलेकोस्टेटा, ठीक है। और ये ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। ऑर्थोपोडा के अंतर्गत मकड़ी भी हो गया, केकड़ा हो गया। और मकड़ी में कितनी जोड़ी आंखें होती है? 4 जोड़ी, यानी कि टोटल आंखों की संख्या 8। और मकड़ी जो है कीट नहीं है, क्योंकि 6 से ज्यादा उसके पैर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, कौन सा जीव का खून जो है यानी कि ब्लड सफेद होता है? तो तिलचट्टा का। तिलचट्टा का जो खून है वो आपको सफेद होता है, और इसी को अंग्रेजी में कॉकरोच कहा जाता है, जिससे लड़कियां बहुत डर जाती हैं। अक्सर देखिएगा फिल्म विल्म में, जैसे कॉकरोच देखेगी हीरोइन सब डर जाती है। कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा, इसके जीव का रक्त जो है सफेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सेग्यूवोरस है? ये मच्छर, क्योंकि यह क्या करता है? दूसरे का खून चूसता है, इसीलिए यह सेग्यूवोरस है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वह किस पौधे की पत्तियां होती है? शहतूत की। रेशम कीट जिन पौधे पर आगे बढ़ता है, माने प्रजनन करेगा, माने बढ़ेगा आगे, पनपेगा, तो शहतूत की पत्तियां हैं। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बार बार पूछा जाता है कि रेशम कीट किस पर पनपता है? तो शहतूत की पत्तियों पर। रेशम का उत्पादन किससे होगा? तो रेशम कीट के प्यूपा से, ठीक है। रेशम के कीड़े के पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, ठीक है। और पिसीकल्चर मछलियों का, हॉर्टिकल्चर फूलों का या बागवानी कहिए, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। कॉकरोच जो है यानी कि तिलचट्टा जल में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? वातक यानी कि ट्रैकिया है। पानी घुस जाइए में साफ हो जाइए, क्या हो जाई? हाँ, तो अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? वातक तंत्र यानी कि ट्रैकिया से। हम लोग का यही ना ट्रैकिया है, जिससे वॉइस लैरिक्स वगैरह निकल रहा है। तो कॉकरोच जल में जीवित क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसका वातक तंत्र जो है बाधा पहुंचाएगा। अच्छा, किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो यही कॉकरोच है, खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है, ठीक है। कॉकरोच का पेट काट दीजिएगा ना तो जिंदा रहेगा, उसका सर खाली बचा रहना चाहिए। बताइएगा लोग कि किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? कॉकरोच में। अच्छा, मोलास्क परिवार का कौन जीव है? तो घोंघा। घोंघा मोलास्का का है। केकड़ा और मकड़ी ऑर्थोपोडा का है, ठीक है। केकड़े का वैज्ञानिक नाम मेलेकोस्टेटा, ठीक है। कौन सा जीव का रक्त सफेद होता है? तिलचट्टा का। साथ ही तिलचट्टा में खुला नाड़ी तंत्र होता है, और ये जो है जल में जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि सांस किससे लेगा? ट्रैकिया यानी कि वातक तंत्र से, ठीक है। और रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूपा से होगा, और ये किस पौधे के पत्तियों पर पनपते हैं? शहतूत के, ठीक है। और रेशम के कीड़े के पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? 4 जोड़ी। अगर ये पूछेगा कि मकड़ियों में आंखों की संख्या 8, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग, वह कौन से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है? तो वहीं आपको हेलियोटिस। हेलियोटिस जो होते हैं वे मोलास्का से संबंधित हैं, जैसे कि घोंघा वगैरह। अच्छा, ऑक्टोपस का जो कवच होता है शरीर का, वो क्या है? कठोर है कि मृदु है? मृदु कवची है, ठीक है। ऑक्टोपस के खून का रंग क्या होता है? नीला। नीला का मतलब अंग्रेजी में क्या होगा? ब्लू। ऑक्टोपस के खून का रंग ब्लू होता है। और इसका जो 8 गो ओरल हैंड होते हैं, 8 गो, हाँ, सब में छोटे छोटे जो है, माने इसमें भी 2 गो बड़ा आंख इस पर रहेगा, और इसमें भी चूसने के लिए रहेगा, एगो बड़का मुंह भी रहेगा पकड़ने के लिए। तो चाइना वाला खूब खाता है चाव से ऑक्टोपस को, हम लोग क्या नहीं खाया था। तो ऑक्टोपस के खून का रंग ब्लू यानी कि नीला। ऑक्टोपस मृदु कवची है, यानी कि उसका चमड़ा जो है नरम है, और उसके कितने हाथ होते हैं? 8। सर पर 2 बड़े बड़े आंख भी होते हैं, मुंह भी होता है, और हैंडवा में ओरल हैंड्स यानी कि चूसने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी को किसके अंतर्गत रखा जाता है? कार्डेटा के अंतर्गत। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी को कार्डेटा के अंतर्गत रखा जाता है। रीढ़ की हड्डी वाला को वर्टिब्रेट जीव भी कहा जाता है,
और ये है कीवी। ठीक है, कीवी है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है कीवी। और 9 उड़ सकने वाला यह पक्षी है। जैसे शुतुरमुर्ग दक्षिण अमेरिकी देश में पाया जाता है वैसे ही। ठीक है, अच्छा, किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मछली में जो है होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ मछलियों के प्रकार हैं, जैसे स्टार फिश जो है यह मछली नहीं है। ठीक है, फ्लाइंग फिश जो है वह मछली है। अश्वमीन भी जो है यानी कि समुद्री घोड़ा, समुद्री मछली, सी हॉर्स, ये मछली है। देखे हैं, हेते तो कर लसन घोड़ा कहानी वाला सर। तो सी हॉर्स जो क्या है, मछली है। फ्लाइंग फिश मछली है, उड़ने वाली मछली, लेकिन स्टार फिश जो है वह मछली नहीं है। बहुत पूछा जाता है। अच्छा, सालमन भी मछली का ही प्रकार है। सबसे जहरीली मछली कौन है? तो उसका नाम है पत्थर मछली। कौन मछली? पत्थर मछली कहिए। ठीक है, अच्छा, मच्छरों को खाने वाली, मच्छरों के जो लार्वा होते हैं उसको खाने वाली कौन कीट भक्षी मछली है? गैम्बूसिया। उस दिन हम लोग पढ़े थे कि गैम्बूसिया जो है, अगर आप मच्छर से डीडीटी मत छिड़किए, डीडीटी मत छिड़किए, उससे नुकसानदायक है। क्योंकि डीडीटी क्या है? कीटनाशक है। और आप क्या कीजिए कि उस पानी में गैम्बूसिया मछली को छोड़ दीजिए, वो पूरा लार्वा को सफा चट कर जाएगी। अच्छा, मछली कहाँ से सांस लेती है? गलफड़ा से। ठीक है, आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? क्योंकि परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देगा। ठीक है, ओस्मोसिस हो जाएगा आसुत जल में। आसुत जल में मछली क्यों नहीं जीवित रह सकती है? तो क्या हो जाएगा? परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। एम्फीबिया का मतलब क्या है? एम्फीबिया का मतलब है उभयचर। अंग्रेजी शब्द है उभयचर का एम्फीबिया, कि जल स्तर दोनों पर रह सकने वाले जीवों या पशुओं को एम्फीबिया कहा जाता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक जो है ना, वो अपनी त्वचा से सांस लेता है। और मेढक भी एक प्रकार का कौन सा प्राणी है? उभयचर है। मेढक जो है वो अपनी त्वचा से सांस लेता है। देखिए, कहने का मतलब है कि ये सभी जो है, देखिए, संघ कार्डेटा के अंतर्गत कुछ वर्ग हैं, जैसे मत्स्य वर्ग, फिशेस। उसके अलावा मत्स्य वर्ग में आइए सबसे पहले, इसका हृदय द्विवेशमी होता है। और जितने भी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं उसमें केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। तो मछलियों में जो खून होता है वो कैसा खून होता है? अशुद्ध रक्त। और श्वसन क्रिया के लिए क्लोम यानी कि गिल्स पाए जाते हैं, जिसको हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? गलफड़ा। हाँ, गिल्स। तो मछली कैसे सांस लेगा? गिल्स से, गलफड़ा से, चाहे क्लोम से, एक ही शब्द है, जो जल में विलीन ऑक्सीजन के द्वारा सांस लेते हैं। कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि यानी कि कार्टिलेज का बना होता है, यानी उसमें हड्डियां नहीं होती है। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से वह कौन सी मछली है जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती है? तो शार्क मछली जो है उसमें क्या नहीं पाई जाती है? हड्डी। तो उसमें पाया क्या जाता है? कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। शार्क और स्कोलियोडन ऐसी 2 मछलियां हैं जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। तो इसको याद रखना है, किसको? शार्क और स्कोलियोडन को। इसमें क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, और मछलियां किससे सांस लेगी? गिल्स से। गिल्स कहिए, गलफड़ा कहिए, क्लोम कहिए, बतिया एक के है। ठीक है, और ये किस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन का। और मछलियों का हृदय में जो है वो केवल अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है। और इनका हृदय 2 बेसमी अर्थात 2 चैम्बर का होता है, हम लोगों का 4 चैम्बर का है। उदाहरण के लिए जो पीसेस के अंतर्गत आएंगे उसमें रोहू मछली बहुत चाव से लोग खाता है, रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, कहता है तो कर लो, समुद्री घोड़ा, झींगा खानी। तो मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में आने वाला कीट भक्षी मछली कौन है? गैम्बूसिया। नेक्स्ट में देखिए एम्फीबिया वर्ग। ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब क्या हो गया? जमीन में भी और पानी में भी। असमतापी होते हैं। श्वसन जो है क्लोम और त्वचा फेफड़ों के द्वारा होता है।
और इनके हृदय 3 कोष्ठ के होते हैं। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मेढक का हृदय कितना चैम्बर का होता है, 3 का। इसमें 2 वालिंद और 1 नर होते हैं। मेढक जो बरसात के दिनों में टरटराते हैं, पियर का ढाबूस का बेंग काय के लिए, महिला मेढक को बुलाने के लिए। तो मैथुन के पुकार के लिए मेढक जो है टर टर पैक पैक हल्लो कहला जितने पैक पैका तरह बारिश में। ठीक है। अब बड़का पियर का ढबूस बेंगवा बड़ा लंबा छलांगो लगा से यही बोला सन खूब बोलस के बोलला सन मेढकवा हैंग बोलला सन हां टर 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 टरा हट। तो बताइएगा लो। अब ये सरीसृप यानी कि रेप्टेलिया वर्ग में यह वास्तविक स्थलीय कशेरुक जंतु कौन है, सरीसृप है। और यह असमतापी जंतु हैं। 2 जोड़ी पाद होते हैं, कंकाल अस्थिल होता है श्वसन फेफड़ों द्वारा। और इनके अंडे जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। और इनका हृदय 3 कक्ष का होता है। सिर्फ मगरमच्छ का जो हृदय है वही 4 चैम्बर का होता है। तो एक तो इंसान का और इधर मगरमच्छ का हृदय कई चैम्बर का हुआ, 4 चैम्बर का। मगरमच्छ को याद रखना है यहाँ से। और बाकी जितने भी रेप्टेलिया यानी कि सरीसृप के अंतर्गत आते हैं उनका हृदय 3 चैम्बर का। ठीक है। और मेढक का भी हृदय 3 चैम्बर का, मछली का हृदय 2 चैम्बर का। तो इसके अंतर्गत आएंगे सरीसृप यानी कि रेप्टेलिया के अंतर्गत छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ। और किसका हृदय 4 कक्ष का होता है, मगरमच्छ का। और मगरमच्छ हो गया। मीसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है, मीसोजोइक युग को। और डायनासोर किस युग में थे, मीसोजोइक युग में, चाहे रेप्टाइल युग में। कैसा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप का नाम बताइए, उसका नाम है किंग कोबरा। घोंसला बना के रहने वाला एकमात्र जो सर्फ है नागराज यानी कि किंग कोबरा है। और जिसका भोजन अन्य सांप है, जब भी खाएगा तो दूसरे सांप को खा जाएगा। अच्छा, विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली का क्या नाम है, हिलोडर्मा। हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है, हिलोडर्मा। कभी मत जाइएगा हिलोडर्मा के पास। अच्छा, समुद्री सांप को हाइड्रोफिश कहते हैं। और यह संसार का सबसे जहरीला सांप है। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि संसार का सबसे जहरीला सांप, हाइड्रोफिश, समुद्री सांप। काटता नहीं है लेकिन काट लेगा तो कहानी खत्म। इंडिया में सबसे जहरीला सांप कौन है, करैत। गौवन पूछा जाएगा लिखे का परीक्षा में, करैत है, करैत बहुत जहरीला होता है करैत। अच्छा, बिल बनाने वाली एकमात्र छिपकली कौन है, मेबुइया, जिसका अन्य नाम क्या है, स्किंक। सांपों की जो 20 ग्रंथियां होती है वह स्तनधारियों का जो फैट या जो वायल होता है उसी के समान होता है। सांपों में जो 20 ग्रंथियां होती हैं वो स्तनधारियों के किसके समान है, वसा या तेल ग्रंथियों के समान। लार्वा हमने निकला था उहे हैंग देखो सांप के हैंग रहेला हैंग। आ जब ले जाई नु तो एक बेर हैंग पकड़ के हैंग दांतवा हला के एक बूंद छोड़ दी, ये कहता है दांत टूट जाता ना, हैंग रहता ऊपर दूगो रहेला हैंग। उहे हैंग क के हैंग हला हैंग पकड़ के हैंग हला देलसन छोड़ देलसन, अपन वसा या तेल छोड़ देगा। तो ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि सांप के जो 20 ग्रंथियां होती हैं वह स्तनधारियों में किसके समान है, वसा या तेल के जैसी ग्रंथियों के समान। और बिल बनाने वाली एकमात्र छिपकली मेबुइया है, जिसका अन्य नाम स्किंक है। और हाइड्रोफिश जो है समुद्री सांप, यह संसार का सबसे जहरीला सांप है। और इंडिया में करैत है। अच्छा, विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली हिलोडर्मा। और बिल बनाने वाली छिपकली मेबुइया या स्किंक। ठीक है। और घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप या नागराज। और जिसका भोजन क्या है, अन्य सांप है। अच्छा, किस युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है, मीसोजोइक को। और इसी मीसोजोइक युग में कौन थे, डायनासोर थे। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं पक्षी वर्ग यानी कि एवियस।
इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में बदल जाता है। जैसे मनुष्य का अगला हाथ है ना, तो हम लोग का हाथ है और उसका अगला जो मन है सिस्टम, वो किस में बदल गया? पंख में बदल गया। इनका हृदय भी 4 कोष्ठ का होता है, 4 चैम्बर का। अच्छा, इनका श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है, और इसमें मूत्राशय नहीं होता है। जितने भी पक्षी हैं उसमें मूत्राशय नहीं होता है, यानी कि जो लैट्रिन करते हैं वही ठोस रूप में ये उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है। और पक्षी जो आवाज निकालता है उसको कहा जाता है शब्दिनी, यानी कि सायरिंग्स। ठीक है, जैसे कौआ, मोर, चिड़िया, तोता। अच्छा, सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी का क्या नाम है? आवाबिल। उड़ न सकने वाले पक्षी का क्या नाम है? कीवी और एमू, और शुतुरमुर्ग भी है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग, जिसे ऑस्ट्रिच कहा जाता है। और सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी। सबसे छोटा पक्षी जो है उसका नाम है गुंजन पक्षी, और अंग्रेजी में उसे हमिंग बर्ड कहते हैं, जो उल्टा होकर उड़ती है। ठीक है। आर्कियोपेटेरिक्स जो जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का योजककारी है। कहने का मतलब है ये ऐसा आर्कियोपेटेरिक्स है जुरैसिक युग का, किसका? जिसमें डायनासोर वगैरह थे, कि जिसके चोंच में क्या था? दांत था, और पृथ्वी पर भी रहता था और आसमान में भी उड़ता था। तो ये किसका बीच है? ये को रेंग के भी चल सकता था, यानी कि रेप्टेलिया की तरह, सरीसृप की तरह, और दूसरा पक्षी की तरह। अर्थात रेप्टेलिया और एवेस के बीच का योजक कड़ी कौन है? तो आर्कियोपेटेरिक्स लिमिक्स है, जो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। अच्छा, अंटार्कटिका में कौन चिड़िया पाई जाती है? पेंगुइन। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? अलीपुर कोलकाता में। और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क, साउथ अफ्रीका में। तो यहां से हमने क्लियर किया कि पक्षी जो हैं इसमें मूत्राशय नहीं होता है, और इनका हृदय 4 चैम्बर का होता है। इसमें जो वाक्य यंत्र होता है जिसे चोय चोय बोलती हैं, उसको क्या कहता है? साइरिंग्स या शब्दिनी। अच्छा, जैसे कौवा, मोर, चिड़िया, तोता। और सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी का क्या नाम है? आवाबिल। ठीक है। सबसे छोटा पक्षी का क्या नाम है? हमिंग बर्ड। ये गुंजन पक्षी कहिए। उड़ न सकने वाले पक्षियों का नाम बताइए? कीवी, एमू, शुतुरमुर्ग। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ी कोशिका इसी शुतुरमुर्ग की होती है, जिसे अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच कहा जाता है, क्योंकि इसका अंडा बहुत बड़ा होता है। और शुतुरमुर्ग किस महाद्वीप में पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका। अच्छा, अंटार्कटिका में कौन चिड़िया है? पेंगुइन है। ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता, और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्या नाम है उसका? क्रूजर नेशनल पार्क। अब आइए स्तनीय, यानी कि मैमेलिया। हम लोग आइए। त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां पसीना खातिर एवं तैल ग्रंथियां दोनों पाया जाता है। ठीक है। ये सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। हमने के टेम्परेचर समान रहेला, और इनका हृदय 4 कोष्ठ हो गए। अब आइए, दांत जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए इनको डाइफोडेंट कहते हैं। हमने के एक बार टूट जाला, 12 गो अस्थाई बा, 20 गो टूटी या फिर आई, तो 32 गो हुई। और इनके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हम लोग के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, केवल ऊंट एवं नामक को छोड़कर। ठीक है। बाह्य कर्ण पिंडा उपस्थित रहता है सुनने के लिए। वर्ग स्तनधारी को 3 वर्गों में बांटा गया है मैमेलिया को। एक को कहा जाता है प्रोटोथीरिया, एक को कहा जाता है मेटोथेरिया, और एक को कहा जाता है यूथीरिया। प्रोटोथेरिया के अंतर्गत जो स्तनधारी आते हैं ये अंडे देते हैं, और उसका उदाहरण क्या है? एकिनाडा एवं डक बिल्ड प्लेटिपस। तो बार बार ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा स्तनधारी है जो अंडा देता है, तो उसका क्या नाम होगा? एकिडना एवं डक बिल्ड प्लेटिपस। एकिडना और डक बिल्ड प्लेटिपस, ये जो है अंडे देते हैं और प्रोटोथेरिया के अंतर्गत आते हैं, और साथ ही स्तनधारी हैं। तो स्तनधारियों में अंडा देने वाला कौन है? एकिडना और डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, ये अंडे देते हैं। उसका ये मेटाथीरिया, ये जो है अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जो मार्सुपियल नामक थैली में कुछ दिनों के लिए रहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा अगर जन्म लेता है आदमी का, तो वो उतना डेवलप रूप में नहीं अगर जन्म लेता है तो उसको शीशा में रखा जाता है। सेम वही कहानी मेटाथीरिया में होता है। ये जो है कंप्लीट डेवलप बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने के लिए रहता है। जैसे कंगारू को देखिएगा ना, अपना बचवा के पेटवा के अंदर एगो झोरा खानी थैली खाई रखा। बच्चा जन्म दे कोई में घुसा लसन, जहाँ जहाँ जाइए सन कंगरुआ बचुए में हेंगा हेंगा रही।
यानी कि बुझिए कौन चीज, झांसी के रानी खनी पीठ पर अपने बेटा के बांध के घुमावल सब। यूथीरिया के अंतर्गत आइए। यूथीरिया जो है पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं जैसे मनुष्य, ठीक है। स्तनधारी वर्ग में आरबीसी का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का। स्तनधारी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग बताइए? हाँ, दूध पिलाने वाले, बहुत अच्छा। स्तनधारी वर्ग में रक्त का जो है, खून का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है और इसका औसत तापमान 39 डिग्री सी होता है। तबे नु हाँ, तबे नु बकरी के मीटो नहीं मन लगेला। डॉक बिल प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है, पासों में मत जाइएगा। और ये प्रोटोथेरिया के अंतर्गत आता है, जो अंडे देता है तब बच्चे पैदा होंगे तब उसको दूध पिलाएगा। अच्छा, समुद्री व्हेल में लिम्स और फ्लिपर में परिष्कृत हो जाते हैं। लिम्स किस में परिष्कृत हो जाता है? फ्लिपर में। और इसी फ्लिपर पर कौन सा रहता है? अरेस्टू लैटर्न। आगे बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा संघ का डेटा के अंतर्गत कुछ चीजें थी, ठीक है। वहां से वो क्या आया था हम लोग का? घोंघा। देखिए मोलास्का के अंतर्गत है कि इसमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। सारा घोंघा में कवच रहा है और में से निकल के ऐठो कहीं चले लसन। और ये इसका खून जो है रंगहीन होता है और उत्सर्जन विको तरह से। घोंघा, सीपिया, सीपिया को क्या कहते हैं? कटल फिश। ऑक्टोपस को डेविल फिश। ऑक्टोपस भी मोलास्का के अंतर्गत है। डोरिस समुद्री नींबू, पायला एप्पल स्नेल और एप्लिसिया समुद्री खरगोश, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम लोग आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट बात बताइएगा लोग कि कौन सा जीव अपनी त्वचा सांस लेता है? मेढक। और मेढक में 3 चैम्बर होता है, ठीक है, हृदय में। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदल लेती है? वर्णकी लवक। वर्णकी लवक जो है उसके कारण, यानी कि कलर पिगमेंट कहिए, जैसे हरा पत्ता पर जाएगी तो हरियर दिखाई देगी, लाल पत्ती पर जाएगी तो लाल लगे दिखाए, पियर पर जाएगी तो पियर लगा दिखाए। हाँ, एलिपीडी नाजा। एलिपीडी नाजा का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोबरा। कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिपीडी नाजा, ठीक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा, ठीक है। और ये भोजन के रूप में अन्य सांपों को खा जाता है, ठीक है। डायनासोर किस युग के थे? मेसोजोइक, यानी कि रेप्टेलिया युग को, ठीक है। आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी जिसके चोंच में दांत था। अर्थात ये रेप्टेलिया भी है और एवेस भी है, सरीसृप भी है और पक्षी भी है, उड़ता भी है और रेंग के भी चलता है। उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो चमगादड़। चमगादड़ क्यों नहीं आता है? क्योंकि यह स्तनधारी है। बाकी कौवा, चील, तोता ये सब पक्षी है। और इसमें मूत्राशय नहीं होता है पक्षियों में। क्या होता है? लैट्रिन कैसा करता है? ठोस रूप में। ठोस रूप में क्यों करता है? पानी की बचत के लिए ना, शरीर से पानी जियो। अच्छा, नेक्स्ट बात बताइएगा लोग कि पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन अंटार्कटिका में। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में, ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंगबर्ड, यानी कि गुंजन पक्षी। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग, यानी कि ऑस्ट्रिच। और इसी की कोशिका यानी कि अंडा जो है सबसे, चलिए बहुत अच्छा। विश्व का सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का होगा? हमिंगबर्ड का, क्योंकि सबसे छोटी पक्षी वही है, ठीक है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन है? नहीं बोले हैं, पीछे की ओर उड़ता है हमिंगबर्ड, ठीक है, यानी कि उल्टा हूं उड़ जाई। और इसी को गुंजन पक्षी कहते हैं। और तीव्रतम सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी आवाबिल। सबदिनी यानी कि साइरिंग्स किस में वाक्य यंत्र है? पक्षियों में। पक्षी जो चुई चाय करती है। अच्छा, पक्षी बहुत कम दिखाई दे रहा है सब। जो नेटवर्किंग के कारण वो सबको लगता है हार्ट जो है उसको एथी नहीं कर पा, रेडिएशन हो जा रहा है। अब फिल्म में भी आया था कौन? रोबोट। पशु समूहों में कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है? पक्षी। अच्छा, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? वही डाइक्लोफेनिक सोडियम वाला दवा, दर्द निवारक दवा जानवरों को हम लोग दे रहे हैं, वो तो मर जा रहा है लेकिन उसका अंश जो है उसके शरीर में रह रहा है। अब बाद में गिद्ध खाएगा, अंडा बनेगा और उसका किडनी भी फेल हो जाएगा। बहुत अच्छा।
अच्छा, मनुष्य जो है मैमिल, सुनिए लो, मनुष्य जो है मैमेलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें से और कौन कौन होगा? चूहा भी होगा, दिल्ली भी होगा, सुअर भी होगा। क्या है जी, समझ नहीं आया। अच्छा, छिपकली अपना रंग किसके कारण बार बार बदल लेता है? वर्णकी लवक, गिरगिट। अच्छा, कोई पशु स्तनधारी का नाम बताइए। पशु स्तनधारी, कुत्ता। हाँ, बहुत अच्छा। बिल्ली। हाँ, ठीक है। गाय। हाँ, भैंस। डॉक बिल प्लेटिपस, एकिडाना। डॉक बिल प्लेटिपस और एकिडाना क्या है? अंडा देगा, प्रोटोथेरिया है। ठीक है। कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता है? तो वही है एकिडाना और डॉक बिल प्लेटिपस। ये अंडा देगा, प्रोटोथेरिया है, और तब बाद में बच्चा पैदा होगा। ठीक है। कौन स्तनधारी जानवर अंडे देता है? एकिडाना और डॉक बिल प्लेटिपस। कौन अंडज स्तनी है? तो मोनोट्रीम। अंडा देने वाला स्तनधारी का नाम बताइए। कंटीला चींटीखोर। विशालतम स्तनधारी कौन सा है? ब्लू व्हेल। इसको कहा जाता है हिंदी में नीला तिंगीमान। क्या कहा जाता है? ब्लू व्हेल कहिए, नीला व्हेल कहिए, चाहे नीला तिंगीमाल कहिए। अच्छा, नियत तापी प्राणी कौन है? ब्लू व्हेल, क्योंकि स्तनधारी सभी नियत तापी होते हैं। कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? ब्लू व्हेल। सबसे तेज जमीनी जानवर कौन है? चीता, पैंथर। अच्छा, नियत तापी प्राणी कौन है? तो वही चमगादड़ है, क्योंकि स्तनधारी सभी क्या होंगे? नियत तापी होंगे। डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए गए हैं? मैमेलिया, स्तनधारी में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? गंगा डॉल्फिन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? डॉल्फिने है। लेकिन है तो इंसान। ठीक है, इंसान है, लेकिन मनुष्य का इसमें ऑप्शन नहीं था। ठीक है, इसमें ऑप्शन है डॉल्फिन, हाथी, हिरन, हिप्पोस। तो इन सबों में डॉल्फिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। पहला सफल क्लोन जंतु कौन था? भेड़। साइबेरिये आइबेक्स क्या है? बकरी और भारी बकरियां। बड़ी और भारी बकरियों को साइबेरियाई आइबेक्स कहा जाता है। माने बड़का साइज में भारी बकरी होला का साइबेरियाई आइबेक्स, उसी का प्रजाति है। अच्छा, चमगादड़ एक स्तनधारी है, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा बंदर का नाम बताइए। गोरिल्ला, किंग कॉन्ग। मानव के जैसा दिखने वाला लघुतम कपी कौन है? गिब्बन। मार्सुपियल का एक उदाहरण है जो अपने बच्चे को मार्सुपियल में रखता है, अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है, कंगारू। ठीक है, वो मेटाथेरिया है। प्रोथेरिया अविकसित बच्चा। हाँ, प्रोथेरिया कौन हो गया? डॉक बिल प्लेटिपस एकिडाना, अंडा देगा। अब मेटाथेरिया में हो गया यही कंगारू, जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देके मार्सुपियल नामक थैली में रखेगा। हम लोग हो गए यूथीरिया। अच्छा, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का क्या अर्थ है? वाइज होमिनिड, बुद्धिमान होमिनिड है हम लोग। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनॉइड्स किस से संबंधित थे? क्रो-मैग्नन से। अच्छा, उड़न रहित पक्षी का नाम बताइए। कीवी। अंग रहित रेंगने वाला जंतु कौन होगा जिसमें अंग नहीं है लेकिन रेंग रहा है? सांप। लिंब रहित पशु, मछली। लिंब किस में हो जाता है? लिंब फ्लिपर में परिवर्तित हो जाएंगे, ब्लू व्हेल में। ठीक है। कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? एपिडर्मिस, उपरला। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। बहुत पूछा जाता है यह। मांसपेशी को हड्डी से, उसको कहेंगे टेंडन। ठीक है, और हड्डी से हड्डी को लिंगामेंट्स। वही न खूब लिंगामेंट्स एकदम कुटुर कुटुर कर ला, खोसिया के ना कर। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन, हड्डी को हड्डी से लिंगामेंट।
वही ना लिगामेंट होता है किसमें, शार्क में। लिगामेंट सब फ्रैक्चर नहीं होता है डॉक्टर बताते हैं। देखिए दो ऐसे जंतु हैं, शार्क और एस्कोलियोडन, जिसमें कार्टिलेज ये सब होता है। नेक्स्ट बताइए, रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? रक्त एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। कौन संयोजक ऊतक नहीं है? कंकाल पेशी, क्योंकि कंकाल पेशी जो है क्या होता है, पूरा एक पार्ट होता है, और यहाँ पर उपास्थि, अस्थि और रक्त जो है ये सब संयोजी ऊतक है। लसिका किसमें उपस्थित होती है? संवहन ऊतक में। लसिका का क्या कार्य है बताइए? शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना। लिम्फ कहा जाता है, और जहां जहां ये अपने आप बहते रहता है, जहां खराबी होगा ना वहां लसिका पहुंच जाएगा और लड़ेगा। रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। ठीक है, महिलाओं में कुछ कम होता है, 1 लीटर। मानव रक्त के पीएच का मान क्या है? 7.4। बहुत अच्छा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन यानी कि HGB मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितना होती है? 14.5 ग्राम। बहुत पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml में 14.5। प्लाज्मा जो रक्त का एक घटक है, क्या है प्लाज्मा? प्लाज्मा द्रव्य का उदाहरण है, और प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना है? 90% होता है। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तांबा नहीं होगा, यानी कि सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा। बहुत ही VVI ये प्रश्न है कि वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होगा तो वह है तांबा, यानी कि सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होंगे। लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBC का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। बहुत अच्छा। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 4 महीने। ठीक है। किसको RBC का कब्रिस्तान कहते हैं? प्लीहा यानी कि स्प्लीन को। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? शरीर को संक्रमण से बचाना। ब्लड में WBC यानी कि सफेद रक्त कण क्या करते हैं? शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। सफेद रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सफेद रक्त कणों का क्या है? रोगी के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से। रक्त का जो रंग है लाल, वो किसकी उपस्थिति कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? लोहा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ चीज बोल रहा है, जैसे यह रक्त में ऑक्सीजन को संचरण करता है, बिल्कुल सही है। यह लोहा युक्त यौगिक है, यह भी बिल्कुल सही है। और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही है। और शरीर को रोगों के प्रति प्रतिरक्षा कौन प्रदान करेगा? WBC। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, बिल्कुल सही है। और हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट है, लाल रंग का वर्णक है। रक्त प्लेटलेट बिंबाणु के संदर्भ में क्या है? थ्रोम्बोसाइट भी इसे कहा जाता है, बिल्कुल सही है। फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाती है? थ्रोम्बिन के द्वारा। तो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन मिलेगा तो क्या हो जाएगा? फाइब्रिन बन जाएगा। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है कहाँ? अस्थीय मज्जा में होता है। ठीक है। और एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करेगा? लिम्फोसाइट ही करेगा। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, कौन? प्रोथ्रोम्बिन। रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन है? हिपैरिन, जो रक्त को जमने से रोकता है। सामान्य मानव का खून बहने का समय कितना होता है और जमने का समय कितना होता है? खून बहता है 2 से 7 मिनट तक और 3 से 10 मिनट के भीतर जम जाता है। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सबके कार्ल लैंडस्टीनर। RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? रीसस बंदर से।
ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि ये भी सबसे खून लेता है। ऐसा क्यों है कि क्योंकि इसमें कोई प्रतिकारक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? कोई प्रतिकारक नहीं पाया जाता है। खूब ध्यान से सुनिएगा लोग। ए बी में हो गया कि प्रतिकारक का मतलब हो गया कोई एंटीजन नहीं होगा। क्या होगा? कोई एंटीबॉडी इसमें नहीं होगा। क्या हो नहीं होगा? एंटीबॉडी। ध्यान से सुनिए लोग। मानव का रक्त ग्रुप, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने। मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहा जाता है। अर्थात ये एबी में एंटीजन होगा। एक ही को याद रखना है हम लोग। क्या रखना है? एबी। एबी में क्या है? एंटीजन है। इसका मतलब क्या है कि एंटीबॉडी नहीं है। बस एक ही को याद रखिए। एबी में क्या है? एंटीजन है। तो जब एबी में एंटीजन है तो ओ में क्या होगा? एंटीजन नहीं होगा। और एबी में एंटीबॉडी नहीं होगा। एंटीजन तो प्रकार का होता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्यों में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी, और जिसमें ओ में क्या होता है? जब ए बी में एंटीजन है तो ओ में नहीं होगा, और ए बी में एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, तो ओ में क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें क्या है? एंटीजन ए है। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है। ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें एंटीजन ए बी दोनों है। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है और इसको एंटीबॉडी कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है? ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे ब्लड खराब हो जाता है और इसे रक्त का अभिश्लेषण यानी कि एग्लूमेटेशन कहते हैं। अतः रक्त चढ़ाते समय एंटीजन और एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का एग्लूमेटेशन नहीं हो। रक्त समूह ओ को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। बस एक को हम लोग को याद रखना है कि एंटीजन किस में होगा? ए बी में। और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राहता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। आरएच तत्व का ये लैंडस्टन और बीनर ने रुधिर के एक अन्य प्रकार एंटीजन का पता लगाया, जिसे रिसस बंदर के इस तत्व से पता लगाया, इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के ब्लड में यह तत्व पाया जाता है उनको आरएच सहित पॉजिटिव कहलाता है, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसे आरएच माइनस कहा जाता है। रक्त चढ़ाते समय आरएच फैक्टर की जांच की जाती है। प्लस को प्लस का ही रक्त दिया जाएगा और माइनस को माइनस का ही रक्त दिया जाएगा। यदि आरएच प्लस रक्त आपका है और अगर आपको आरएच माइनस वाला दे दिया जाए तो प्रथम बार में कम मात्रा होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु दूसरी बार जब ब्लड चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? चिपचिपा हो जाएगा, एग्लूमेटेशन हो जाएगा, जिसके कारण माइनस वाले व्यक्ति का काम तमाम हो जाएगा। और एक और ध्यान से सुनिए, आप लोग बहुत बड़ी बड़का ही बीमारी है और सबको ही सुना होगा। ये वो चीज है जिसको कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलस। फिटेलस जब शब्द आ गया तो इसका मतलब क्या है? महिला के गर्भ में बच्चा वाला कहानी। यदि पिता का रक्त ग्रुप RH प्लस हो तथा माता का रक्त RH माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु के जन्म से पहले, गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है। प्रथम हो जाएगा, हाँ, उसके बाद जब हो ना, मान लो कि तार ब्लड ग्रुप A प्लस बा और तारा मेहरारू के ब्लड ग्रुप A माइनस बा, तो कहानी एगो लड़का के बाद खत्म। तो ऐसा गांव में बहुत सुन लोग बोलोगे ए उनका एक एगो लड़का बा, ओकरा बाद होत गइल सन, मरत गइल सन, होत गइल सन, मरत गइल सन, या तो गर्भे में मर जाई आ ना तो जन्म लेला के बाद मर जाई। तो बच्चे एक ही अच्छे हम लोग के गांव में एक आदमी ऐसा है, बस एगो बेटी हुई और उसके बाद हरदम बेचारी मतलब ईश्वर के देन से मने बच्चा रहल, लेकिन इसको क्या कहा जाएगा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। यानी कि अगर आपका A प्लस है, आपके पत्नी का A माइनस है, बी माइनस रहेगा,
ना तब तक कुछ इसका हो जाएगा सुधार हो सकता है। मतलब ए प्लस ए हाँ 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 दवा चलेगा ठीक हो जाएगा। हाँ तुमने कहा जे भगवान जो हुए नु बायोलॉजी हवे चलावा पॉइंट पर अपना। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि सार्वभौमिक दाता के रूप में किसे जाना जाता है? पॉजिटिव ओ को इनका नहीं, सार्वभौमिक दाता के रूप में O माइनस को जाना जाता है। हाँ नेगेटिव को याद रखिएगा ना, अगर माइनस प्लस नहीं है खाली O है तो वो मार दीजिए, नहीं तो माइनस से को मारिएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? माने सबसे खून कौन लेगा? ए बी लेगा। और सबको दे तो कौन सकता है? O माइनस। ठीक है नेक्स्ट बताइएगा लो, मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? समतापी होता है, यानी कि ना घटेगा ना बढ़ेगा, एक समान रहेगा। ठीक है, यानी कि जितने भी स्तनधारी हैं मैमेलिया हैं उसके शरीर का तापमान असमतापी है, समान है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? वहीं तंत्रिका। वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, ग्लूकोज मार लो, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत बताइए? सोयाबीन और मूंगफली। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें? सोयाबीन में, सोयाबीन के दाने में। और सोयाबीन ना तरकरिया में डालो, सोयाबीन कहते हैं दाना वाला। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? माने सोयाबीन नहीं तो मूंगफली, सोयाबीन नहीं रहे तो मूंगफली मार सकते हैं। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन है? कैसीन। दूध का धवल रंग कैसीन के कारण ही होता है जो प्रोटीन का है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला? तो आप लोगों को बताए थे, पीला कैरोटीन, उजला या धवल कैसीन। एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी के आहार लेता है, उसको किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना है? प्रोटीन और फैट तो मिली ना है। चावल खेबे तो खाली, आलू खेबे तो दिन में कार्बोहाइड्रेट मिली। भारत के लोग ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट आलू ज्यादा खाते हैं। किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को। खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा जो है वो फंसते रहता है। ठीक है, देखिए पोषक पदार्थ के अंतर्गत आइए, वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों का संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक पदार्थ का मतलब क्या है? कि हमारा शरीर को चलाने के लिए, शरीर के संपादन के लिए जो हम खा लेते हैं उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, यानी पोषक पदार्थ कहेंगे। उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थों को 4 भागों में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन ऊर्जा उत्पादक है, निम्न में से कौन वृद्धि निर्माण के लिए आवश्यक है, और निम्न में से कौन अनुवांशिकी पदार्थ है? तो पहला है ऊर्जा उत्पादक, वही पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। उपापचयी में आइए, उपापचयी नियंत्रक, कैटाबोलिक कंट्रोलर, वे पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे विटामिन, लवण एवं जल। वृद्धि और निर्माण में आइए, जो शरीर के टूट फूट को मरम्मत करेगा, क्या होगा? प्रोटीन। अनुवांशिकी पदार्थ में आइए, जेनेटिक में, जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले आ सकते हैं, क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और शरीर के टूट फूट मरम्मत प्रोटीन। अनुवांशिक पदार्थ के कौन ले जाइए? न्यूक्लिक एसिड। और उपापचयी में विटामिन, लवण एवं जल। और ऊर्जा उत्पादक वसा, कार्बोहाइड्रेट। अब आइए देखिए, मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि सब चाहिए। ऊर्जा उत्पादक चाहिए, कैटाबोलिक कंट्रोलर चाहिए, वृद्धि निर्माण चाहिए, और जेनेटिक भी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2 अनुपात में रहता है, और इसे से बने कार्बनिक पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा को कार्बोहाइड्रेट ही पूरा करता है। क्या बोले? इन्हीं पदार्थों के द्वारा पूरा होता है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? 4.2 किलो कैलोरी। मात्र 1 ग्राम, 1 ग्राम ग्लूकोज 4.2 किलो कैलोरी। भाई बाजार वाला ग्लूकोज नहीं, सब तो मिलावटी ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज से थोड़े होगा। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, किलो कैलोरी।
कार्बोहाइड्रेट भी 3 प्रकार के होते हैं। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है, निम्न में से कौन डाइसैकेराइड है और निम्न में से कौन पॉलीसैकेराइड है। तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं, पहला मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। 3 गो हो गया। मोनोसैकेराइड में आइए, एक बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, तो मोनोसैकेराइड होगा। और इसका है ग्लूग्लेमेटा। क्या है? ग्लूग्लेमेट्रा। याद रखिएगा लोग, एक ही को बस याद रखिए। अब मासुलो हो गया डाइसैकेराइड। क्या हो गया? मासुले क्या हो गया? डाइसैकेराइड। फंसेगा नहीं ना? ग्लूग्लेमेट्रा यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो पहला प्रकार है मोनोसैकेराइड, यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल यानी कि सिंपल स्टेज है और इसमें हो जाएगा ग्लूग्लेमेट्रा। इसका मतलब होगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और ट्राइओज। क्लियर है? डाइसैकेराइड में आइए, ये समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन के बाद बनते हैं, जैसे मासुले, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो यहाँ पर देखिए लो ध्यान से, सुक्रोज 2 से मिल रहा है, किसके मिल रहा है? 2 मोनोसैकेराइड मिल रहा है, ग्लूकोज और गुफ्फुस्सु। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये मिलेगा तो क्या बनाएगा? सुक्रोज। और ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज, गुब्बू मा। और ग्लूकोज गैलेक्टोज मिले तो लैक्टोज बने, हाँ ग्लू मा गुफ्फुस्सु। अब यहाँ कह रहा है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील, क्या ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि अघुलनशील पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है और यह ऑर्थोपोडा के बाह्य कंकाल और सेलुलोज में पाया जाता है। भूल जाइए, ऑर्थोपोडा के बाह्य कंकाल घुलवा लब, बताओ तो तनी भूल सकता है कथी के मन सब पॉलीसैकेराइड है। ऐठा मर जाइए हैं लेकिन ओकर खोपड़ियो का रही वही में रह जाइए। तो बाह्य कंकाल और सेलुलोज में पाया जाता है। इसके उदाहरण है पॉलीसैकेराइड के, याद रख लीजिएगा लोग, स्टार्च, ग्लाइकोजेन और काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन के। ठीक है, तो ये भुलाएगा नहीं ना। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य, जैसे ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। क्या करता है? 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। शरीर में भोजन की संचय की तरह कार्य करेगा। विटामिन सी का भी निर्माण करता है। न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में जो अनुवांशिक पदार्थ का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करेगा। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करेगा। पढ़निए समझ है। ऑर्थोपोडा के बाह्य कंकाल। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या है? गेहूं, चावल, मकई, बाजरा, आलू, शक्कर, कंसोल। अब देखिए प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जे बर्जिलियस ने। और यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। तो बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन जटिल कार्बनिक यौगिक है? तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग बर्जिलियस ने। और प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना है? 20। और मानव शरीर का लगभग कितना भाग जो है प्रोटीन से बना है? मानव शरीर मान लीजिए कि हमारा 100% भाग है, तो इसमें से 15% भाग प्रोटीन से बना है और 20 एमिनो एसिड मिलकर इसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का। तो प्रोटीन वास्तव में क्या है? एंजाइम है, चाहे एमिनो एसिड है। देखिए, ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोटीन। अब देखिए, मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 का संश्लेषण शरीर स्वयं कर लेता है तथा शेष 10 भोजन द्वारा प्राप्त होती है। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। 1 नंबर में सोयाबीन और 2 नंबर में मूंगफली। जो एक महिला जो काम करती है यानी कि कार्यशील महिला को, उसको प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। पुरुष के ना चाहिए। देखिए, प्रोटीनों के भी प्रकार है, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो यहां से बार बार ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि ग्लाइकोप्रोटीन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो संयुग्मी प्रोटीन का। याद रखिएगा लो। तो सरल प्रोटीन में आइए, वे प्रोटीन जो केवल एमिनो एसिड के बने होते हैं सिंपल प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन। ये सबको याद रखना है कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन सरल प्रोटीन है। तो ये प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सरल प्रोटीन है? ऑप्शन 1 एल्ब्यूमिन्स, ऑप्शन 2 क्रोमोप्रोटीन, ऑप्शन
सी ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन डी प्रोटियंस। बताइए लोग, एल्ब्यूमिन्स है। तो एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन जो है क्या है, सरल प्रोटीन है। संयुग्मी प्रोटीन में आइए, जिनके अणुओं के साथ समूह भी होते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन किसके उदाहरण है, संयुग्मी प्रोटीन के। व्युत्पन्न प्रोटीन आइए, जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण में उदाहरण में हाँ प्रोटीन्स, पेंटोन और पेप्टाइड। भुलाएगा नहीं ना, व्युत्पन्न प्रोटीन तो भूलेगा नहीं करेगा। किस लिए नहीं भुलाएगा व्युत्पन्न प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन्स, पेंटोन और पेप्टाइड। और संयुग्मी प्रोटीन का वो याद रखिए, क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। अब बाकी तो मारिए दीजिएगा। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य, ये कोशिकाओं, जीव द्रव्य, ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं, क्योंकि मरम्मत भी करते हैं। शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है और इनकी कमी से शरीर का विकास रुक जाएगा। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर और मरास्मक नामक 2 रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए क्वासियोरकर में क्या होगा कि बच्चे का हाथ पांव दुबला पतला हो जाएगा, अब पेटवा बाहर आ जाए। क्या हो जाए, हाँ माने प्रोटीन का अगर कमी हो जाए तो शारीरिक वृद्धि रुक जाएगा। गांव देहात में आप देखते होंगे जो गरीब परिवार हैं, उसके क्या होंगे कि बच्चों का हाथ पांव एकदम दुबर पाता, सिर गिटिया लखा, अब पेटवा हड़िया लखा, तो ये हो जाएगा क्वासियोरकर। और मरास्मस क्या है कि बच्चों की मांसपेशियां जो है नु वो ढीली पड़ जाएगी, छुअबन तो हड्डियां धराई, इतना मांसपेशी होकर मने हेउ जा पकड़बन हेउ जा तो तारा हड्डी धरा जाएगी। तो मतलब का बा, शरीर में प्रोटीन की कमी है, तो मांसपेशियां ढीली हो जाएगी। किसमें, मरास्मस में। म से मरास्मस, म से मांसपेशी ढीला, प्रोटीन की कमी से हाथ पांव दुबला पतला, पेट हड़िया लखा, क्वासियोरकर। और ये दोनों बीमारी बच्चों में होती है प्रोटीन की कमी से। साउथ अफ्रीका मन जो है ना, सब अफ्रीकी देश जो है, गरीब जो है सब, उस सब में सब बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन जो है शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन बायो कंट्रोलर के रूप में काम करता है शरीर में, प्रोटीन। और बायो कैटालिस्ट के रूप में प्रोटीन अनुवांशिकी लक्षणों के विकास को भी कंट्रोल करते हैं। ये संवहन में भी सहायक होते हैं, ठीक है। और अच्छा देखिए वसा, देखिए वसा जो है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का कौन एक एस्टर है, वसा। इस ये भी वसा जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की विभिन्न मात्राओं में रहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या अनुपात है, 1:2:1। देखिए खूब ध्यान से सुनिएगा, तो फिर गलती होती जाएगा। सुन लीजिए लोग, वसा का सामान्यतः 20 डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। कितने डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में हो, तो जो भी 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर वसा है तो किस में होगा, ठोस में। परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव्य अवस्था में हो तो उन्हें क्या कहेंगे, तेल। तो 20 डिग्री सी तापमान पर जो फैट द्रव्य अवस्था में हो उसे क्या कहेंगे, तेल कहेंगे। और 20 डिग्री ताप पर जो ठोस अवस्था में हो उसे क्या कहेंगे, फैट कहेंगे। वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त अम्ल जो है मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल एवं ताड़ का तेल ही संतृप्त तेल का उदाहरण है। तो आप क्या खाना पसंद कीजिएगा, तेल की वसा। तो 20 डिग्री सी तापमान पर जौन अगर ठोस बा तू खाई बको, मन करी तरह खाए के डालडा। अब 20 डिग्री सी तापमान पर जो तेल है सरसों का, उसमें खाना बनाना पसंद कीजिएगा। चल जाइए तो कौन का नाम बता रहे थे, कौन में छाना तरह से पकौड़िया नानू रिफाइनवा का नाम बा, बेस्ट चॉइस। सलमान खान का फोटो में है उसको, बेस्ट चॉइस का। तो क्या है, तो वो है आखिर वो है क्या, फैट है। क्योंकि 20 डिग्री सी पर क्या है, ठोस है। सरसों का ठोस रहता है, हाँ तो फैट है। सलमान खान इतना तो अच्छा 20 डिग्री सी पर जो रहेगा लिक्विड उसको तेल कहेंगे। तो तेल में ना खाइएगा। अब ध्यान से सुनिए, ये भी वसा अम्ल 2 प्रकार के होगा, एक हो गया संतृप्त, एक हो गया असंतृप्त। तो जो संतृप्त तेल है वो नारियल का तेल और ताड़ का तेल। खूब ध्यान से सुनिएगा लोग,
संतृप्त बोले हैं, क्या बोले हैं हम? संतृप्त। तो संतृप्त कहाँ मिलेगा? पेड़ पौधे में ना मिलेगा, नारियल का तेल और पाम ऑयल, ताड़ का तेल। और संतृप्त कहाँ मिलेगा? मछली के तेल और वनस्पति तेलों में मिलेगा। समझ गए? तो ये सब चीज फंसना नहीं चाहिए। और 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। कम भइल 9.3 कैलोरी, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता, सीधे दुगुना। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। शरीर में वसा का संश्लेषण कौन करता है? सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हुआ? वसा के कार्य देखिए, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है। तो लेना वो बटर, देखो कितना स्वाद आई। और आहार को रुचिकर बना देती है। तो इसकी दाल में घी डाल दो, देखो मस्त स्वाद। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। अगर फैटवा ना रहे ना तो तुरंत चोट लगी तो बड़ा दुखाई। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है और वजन में कमी आती है और शरीर का विकास रुक जाता है। और वसा की अगर अधिकता हो जाए तो शरीर आकाश अंबानी खानी हो जाए और हृदय की बीमारी भी हो जाए और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए। तो हम लोग अपने आए पॉइंट पर कि हम लोग थे कि अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? एडेक, ठीक है। और जल में घुलनशील बीसी है, ठीक है। अब बताइएगा लो, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत होगा? गाजर होगा, ठीक है। उच्चतम स्रोत गाजरे है, गाजर का हलवा। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है? आम। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होगा? यानी कि लीवर में। गोल्डन चावल जो है, गोल्डन राइस, किसका प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रोग होगा रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। शुष्का छिकोप का मनुष्यों के प्रकोप, यानी कि त्वचा शुष्क हो जाएगी, रूखी सूखी, ये भी विटामिन ए की कमी से। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो विटामिन बी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है। इसका मतलब है कि जहां नाइट्रोजन होगा वहां प्रोटीन होगा। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का है, कौन सा विटामिन है? नियासिन। तो नियासिन हो गया आपको पेलाग्रा रोग होगा, पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम। और ये हो जाएगा विटामिन B3 नियासिन या निकोटानिमाइड। क्या हो जाएगा? विटामिन B3 नियासिन या निकोटानिमाइड और पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम। पेलाग्रा का मतलब क्या होता है? त्वचा दाद, त्वचा पर खजुआत वजुआत। तो अगर उससे बचना चाहते हैं आप तो मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और पत्ती वाली सब्जियां खाइए। सब तो खाते बानी जान यार। तो पेलाग्रा और एस्कॉर्बी क्रमशः कौन से विटामिन ए कौन सा? पेलाग्रा हो गई B3 और एस्कॉर्बी विटामिन सी। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित है? तो कोबाल्ट। साइनेकोबाल्मिन इसे कहा जाता है। B12 को एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है, खून की कमी। और खाना ही खाइए, मांस, कलेजी, दूध। नेक्स्ट बताइए, किसकी कमी से एस्कॉर्बी होती है? तो विटामिन सी। विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन है? तो आंवला। घाव भरने में विटामिन सी बहुत पूछा जाता है कि घाव भरने में कौन सा है? विटामिन सी है। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक किसका यौगिक नाम है? कैल्कोकॉल्सीफेरॉल, विटामिन डी का। और कैल्शियम के अवशोषण में कौन सहायक है? विटामिन डी। किसकी कमी से रिकेट होता है? तो विटामिन डी। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उस व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाएगा? विटामिन डी। कॉड लीवर यकृत तेल में कौन सा विटामिन? विटामिन डी। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल में विटामिन डी। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से शरीर में संग्रहित हो जाते हैं जो घातक प्रभाव डालते हैं? तो विटामिन ए एवं डी। यह विटामिन टेकोफेरॉल का नाम है विटामिन ई। और इसकी कमी से जनन शक्ति कम हो जाएगी। अगर पत्ती वाली सब्जियां नहीं खा रहे हैं, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं नहीं खा रहे हैं तो हो जाएगी, ठीक है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। नेक्स्ट बताइएगा लो कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं, अंकुर, तेल। विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके अंतर्गत है?
के का मतलब होता है फिलोक्यूनन, रक्त का थक्का जमना। प्रोथ्रोम्बिन, रक्त के स्कंदन में कौन काम आता है? विटामिन के, ठीक है। कौन सा एक विटामिन नहीं है? नियासिन, रिबोफ्लेविन, पिराडिक्सिन। थायरॉक्सिन नहीं, थायरॉक्सिन तो ग्लैंड है। अच्छा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। फोलिक एसिड नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? रक्त अल्पता और रतौंधी विटामिन ए, और बेरी बेरी विटामिन बी1। नेक्स्ट बताइएगा लो कि बच्चों में क्वांसियोरकर रोग किस कारण से होता है? कौन सी और को होता है आपको इसके प्रोटीन की कमी से, वही ना पढ़े हैं लोग। क्या हो जाएगा? हाथ पांव दुबला, पेटवा बाहर हो जाएगा। अब मरासमस में क्या हुई? मांसपेशियां ढीली पड़ जाएगी प्रोटीन की कमी से। हड्डी पकड़ा जाएगी। अस्थि एवं दांत के निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम फास्फोरस। अस्थि और दांत, कैल्शियम फास्फोरस। विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। सब्जी डालते मात्र ज्यादा तेज गरम तक का हुई। यही से बाबा रामदेव कहा था कच्चा खाइए, कच्चा तरकारी का है। जानवर को देखते हैं कच्चा खाता है तो कितना बलशाली हो जाता है। कच्चा फल खाइए, नहीं कच्चा वो सामान भी खाइए। हाँ? तो लोग जानवर को भी ना गाय में हो गया। अरे वो दूसरा रोग है, मनोनिर्मित रोग है। अच्छा, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन के पाचन के लिए, अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा करने के लिए, जो भोजन को अम्लीय बनाएगा। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? गंडमाला, गंडमाला, कंठमाला, गलगंड, ग्वाइटर। घेंघा या गलगंड किसकी कमी से होता है? आयोडीन की। रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? खून में आरबीसी की कमी। लोहे की कमी के कारण रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया। लौहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ क्या अंदर जाने से होता है? लोहा का धूल। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में, यानी कि 9 महीना में पहला तिमाही में, उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत होते हैं जो डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम कौन है? सेव। और ये छठा क्लास के एनसीईआरटी का प्रश्न है कि लोहा किस में मिलेगा? तो सेव। समझे? कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके निर्मित है? खून जमने के लिए, मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए। पनीर, अंजीर खाइए, कैल्शियम मिलेगा। नेक्स्ट बताइएगा, जिंक का उच्चतम स्रोत कौन है? अष्टभुज। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें रसायन यानी केमिकल और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। ऑर्गेनिक फूड यही बिना दर दवाई के राखी उखी छिटले बड़ा, गाय के गोबर उबर डाले बड़ा, हुए चाहिए यूरिया लेना चाहिए, यूरिया लेना चाहिए। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरी में। 1 गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 0, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन सा यौगिक आवश्यक है? विटामिन, क्योंकि विटामिन मूलतः क्या है? एंजाइम है। बीकर मूलतः होते हैं क्या? प्रोटीन। भोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक कार्बनिक पदार्थ है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा प्रदान करता है, भोजन करेंगे तो एनर्जी मिलेगा, भी सही है। और यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं यानी कि केमिकल प्रोसेस हो जाती है, सही है। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली किस तरह भोजन जाता है? अंतर्ग्रहण, हाथ से अंतर्ग्रहण कर तो नहीं जाइए। अच्छा, भोजन प्रायः कहाँ पचता है? छोटी आंत में। और भोजन का प्रारंभ पाचन का कहाँ से हो जाता है? मुख से। बहुत अच्छा। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? कोलन तो बड़ी आंत का, और डोडेनम भी बड़ी आंत का भाग है। एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। एंजाइम एक बायोकैटालिस्ट है, पढ़े हैं ना अभी? कहाँ गया? अरे प्रोटीनवा के बारे में पढ़े थे ना हम लोग, विटामिनवा के बारे में। पढ़े थे लोग। जैविक नियंत्रक क्या है? बायोकैटालिस्ट भी है प्रोटीन, और प्लस बायो कंट्रोलर भी है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि
शरीर में विद्युत अपघट या संतुलन बनाए रखने के लिए, कहने का मतलब है हृदय के धड़कन को कंट्रोल कौन करता है? हृदय के धड़कन को अगर आपको कंट्रोल कराना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? पोटेशियम, ठीक है। हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करना है तो कैल्शियम, दांतों और हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करना है तो फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस जो है कैल्शियम से मिलकर ही शरीर के काम को करता है। लोहा का हो गया आपको आरबीसी में हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन को क्या करता है? परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हाँ, आयोडीन जो हो गया थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण की आवश्यक है, क्योंकि गलगंड, घेंघा या ग्वाइटर नहीं होगा। मैग्नीशियम हो गया, यह पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु चाहिए। अच्छा, इंसुलिन कार्यकी के लिए क्या चाहिए? इंसुलिन हमारा शरीर से सही से माने उत्पादन हो, जास्ता चाहिए, जिंक। अच्छा, हीमोग्लोबिन और हड्डियों के निर्माण में और इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में क्या चाहिए? तांबा, क्योंकि तांबा जो है क्या है, बहुत माने ये भी विद्युत का अच्छा सुचालक है चांदी के बाद, तो इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में। आरबीसी और विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? कोबाल्ट चाहिए, ठीक है। तो जो लोहा की मात्रा चाहिए 25 से 35 ग्राम, आयोडीन 20 ग्राम चाहिए, और पोटेशियम जो है ना वो मात्र 1 ग्राम चाहिए। पोटेशियम 1 ग्राम चाहिए, काय के लिए? हार्ट के कंट्रोल करी, और एकरा खतरा रुआ काथी खाए पड़ी? लगभग जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सब में पोटेशियम मिलेगा। देखिए आई सोडियम का देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl नमक वाला 2 से 5 ग्राम चाहिए। साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध, यह सामान्यतः कोशिका बाह्य द्रव में धनायन के रूप में कार्य करता है और विभिन्न कार्यों से संबंध है। पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंत्रु में तंत्रिका आवेग का संचरण और शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट या संतुलन बनाए में। आपको पता है आयोडीन के कमी से खाली है घेंगे तेंगे ये सब रोग ना होला, मंद बुद्धि भी हो जाला, बच्चा विकलांगता टाइप के हो जाए, दिमागे ना काम करी, बाग नून घोर के पियलस थोड़े होई। हम तो कहे नहीं कि सब ईश्वर के हाथ में बा।